लोग कहते हैं 40 साल की प्रिपरेशन है इस ऐसे शॉक की। 1-2 शिप्स हमारी अलाउ की गई है, तो उससे गुड न्यूज़ इस तरीके से है कि ईरान इज़ रेडी टू नेगोशिएट। पाकिस्तान का अबाउट 27 डेज़ का 28 डेज़ का हम कहते हैं ऑयल और पेट्रोल का रिज़र्व है। हमने नेचुरली अगर 28 डेज़ तो ये 28 डेज़ से अगर प्रोलॉन्ग करता है हमारे पास शिप्स नहीं आती वो टाइम तक, तो वो नेचुरली एक इफ़ेक्ट करेगा और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेज़ हमारी जो लोकल जो इकोनॉमी में शॉर्टेज क्रिएट की जाएगी और शॉर्टेज से पैनिक होगी। आज की एपिसोड के अंदर एज पार्ट ऑफ आवर हॉर्मूज क्राइसिस मॉनिटर सीरीज हम देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान की ऊपर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो क्लोजर रहा इतने अरसे इसकी वजह से क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और इसके लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में शामिल है डॉक्टर, और स्टूडियो में नहीं, इनफैक्ट आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम वी डूइंग अ पॉडकास्ट ऑन जूम। तो डॉक्टर आदिल नाखुदा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी, थैंक यू एहसन फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा आदिल, बताइए, थोड़ा सा समझाइए कि लाइक पाकिस्तान के ऊपर पर असरात क्या आएंगे इस ईरानी जंग की वजह से। तो वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफ़ी हमें एक आप तरीके से कह सकते हैं कि इट हैज़ टेकन जो मेरा एक आर्टिकल भी जो छपा था उसका टाइटल आया था ऑल शॉक। सो दिस इज़ अ शॉक इन दैट सेंस कि इट वाज समथिंग दैट हिट अस हार्ड, बट इन अ वे इट इज़ समथिंग दैट वी कुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड फॉर बिकॉज़ आई थिंक अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ जो एक अराउंड है तो वो उसकी प्रिपरेशन जो है वो लोग कहते हैं 40 साल की प्रिपरेशन है इस ऐसे शॉक की। So it isn't a shock as such, but it is a fact that ये war इस तरह से हुई and how it has played out has come as a surprise to many. But let me now start with what has happened generally. So February 28th, you saw that the US attacked Iran, and because of that, Iran decided to play what I think is a trump card. It has Trump card जो उसका जो है, और वो यही था कि Hormuz Strait, it closed it down and did not allow any passage through it. So what Iran tried to achieve there was a signal or a message, I would say a strong message to the world that it can block off a lot of world oil trade. So oil trade ke jo implications, you can see that. And what has happened is that a lot of the Gulf countries, they are part of this Persian Gulf jo hai, right? और उसका एक opening आप समझे एक छोटा 10-mile passage वो Strait of Hormuz है. So within this Persian Gulf, there are these countries that are large exporters of energy. तो आपके यूएई, कतर, बहरीन एंड कुवैत, राइट, टू एन एक्सटेंट ये सब आ जाते हैं उसमें, एंड टू एन एक्सटेंट इराक भी आ जाता है इसमें। पर हालांकि इराक के ऐसे एक्सपोर्ट्स नहीं है। बट दीज कंट्रीज आर हेविली डिपेंडेंट, और सऊदी अरेबिया का वेस्ट कोस्ट भी इस पे, ईस्ट कोस्ट सॉरी ईस्टर्न जो कोस्ट लाइन है जहाँ पे दमाम वगैरह है और इनके जो ऑयल फैसिलिटीज जहाँ पे है सऊदी अरेबिया के, दे एंड अप दे आर पार्ट ऑफ दैट area as well, the region as well. So what we have seen is this Persian Gulf, which I think is encompasses a lot of these important power energy producers in the world, and they basically are now cordoned off in that sense because Iran has decided to close this strait, which is the Strait of Hormuz. Now, what does this imply? This has a lot of implications. Now, imagine about Asia ki jo large supply hai LNG, which is running a lot of these power plants, and you can say to an extent providing this whole supply of gas to the Asian region is coming from Qatar. And Qatar being cordoned off, that Asian energy, that corridor is not there, no, it's not working anymore, right? So the Asian markets are struggling. Japan, Korea, Philippines, to an extent, rely a lot of on this thing. And even the East Asian economies, which have their own oil production, domestic, they meet their domestic needs through their own oil production, but they do rely on a lot on gas, etc. From these मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, और फिर वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चैलेंजेस आपको उबल रही हैं उस तरीके से। तो अभी ये जो है अब जो है कि 1-2 शिप्स हमारी अलाउ की गई है, तो उससे गुड न्यूज़ इस तरीके से है कि ईरान इज़ रेडी टू नेगोशिएट, एंड ईरान इज़ रेडी टू अलाउ सर्टेन कंट्रीज व्हिच इट फाइंड्स to be on its more friendlier side, and it's allowing them passage. But how this will scale up and will allow regular ships of those countries to transit, that's a question mark that we have. And how it will fulfill the demand, that again is going to be always, I think, under discussion in that sense. So, सुनने को ये है कि maybe around about 20 to 30% of the global supply of crude, and फिर इतना ही कोई जो है एलएनजी का भी, और फिर यूरिया तकरीबन 60% जो है वो भी इस इलाके से गुजर रहा है।
अब आदिल थोड़ा सा ये समझाओ आप मुझे कि मतलब वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। एक पेट्रोल का तो गवर्नमेंट ने एक जो है वो इनिशिएटिव लिया, उसने कीमतें बढ़ा दी, एंड उसके बाद इवन दो पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनली रिड्यूस भी हुई एक दिन, लेकिन गवर्नमेंट ने बरकरार रखी वो कीमतें। और आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द वे जिससे हम एटलीस्ट अपनी सप्लाई की शॉर्टेज को मैनेज कर सकेंगे एक थोड़े ग्रेसफुल तरीके से। लेकिन अब जो है ये जो चेन जो शुरू हो रही है ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर, इसके कुछ सिनारियोज बनते हैं। अभी मे बी बेस्ट केस सिनारियो ये होगा कि अगले 2 हफ्ते के अंदर ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए। तो मैंने जिन एनालिस्ट और एक्सपर्ट से बात की वो कह रहे हैं कि फिर भी 1 साल तक इसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपको फील होते रहेंगे। और इवन डॉक्टर मंजूर जो है वो कह रहे थे कि ग्लोबल रिसेशन का साल तो आया ही आया। अब आप इसको थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को समझा सकते हो कि वो क्या-क्या चीज़ें होंगी और किस-किस सीरीज़ में होंगी जिससे ये इश्यूज़ शुरू होंगे? एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि पेट्रोल के और ऑयल के जो है रिजर्व्स हो क्या कंट्रीज़ ने किए हुए हैं। तो पाकिस्तान का अबाउट 27 डेज़ का 28 डेज़ का हम कहते हैं ऑयल और पेट्रोल का रिज़र्व है। क्रूड ऑयल के अबाउट 15 डेज़ के हैं और बाकी एलएनजी का हम लोग कहते हैं अबाउट 10 टू 11 डेज़ या जो भी आपके अलग मेजर्स आते हैं। लेकिन वो एक रिज़र्व्स है जो हमने एक्यूमुलेट किया। वो रिज़र्व्स का मतलब क्या है कि और हमारी जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो दे आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन स्टॉक। तो वो एक सडन हिट ना आए कि भई अगर कोई शॉक आता है इस तरह का, तो वो सर्टेन डेज़ या 3 महीने 3 हफ्ते या 1 महीना जो है वो आप एक बर्दाश्त कर लेते हैं उस तरीके से कि अगर वो उसको इतना प्रोलॉन्ग करता है तो एट लीस्ट 1 महीने का रिज़र्व्स हमारे पास है कि हमारे ऊपर इतना शॉर्टेज का क्राइसिस ना आए और वो हम एक बर्दाश्त कर सकें। तो ये लॉट ऑफ कन और दूसरे कंट्रीज़ में जैसे चाइना ने तो 1.3 बिलियन बैरल्स का वो बनाया हुआ है रिज़र्व्स, तो वो सिग्निफिकेंटली लार्जर है, वो बोलते हैं कई महीनों का है उनका। इंडिया का अबाउट 90 डेज़ का कहा जाता है, दूसरी जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो भी अबाउट 90 डेज़ का रखते हैं। और पाकिस्तान में भी बड़ी डिबेट हुई थी कि ये हमने कोविड के बाद स्पेशली कि ये एक्सटेंड करना चाहिए, हमने भी 60 टू 90 डेज़ पे ले जाना चाहिए ये रिज़र्व्स। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उसपे काफ़ी एक बहस चली है अभी कि ये हो जाता तो काफ़ी बेहतर होता सिनेरियो। लेकिन उससे यही है कि हमने नेचुरली अगर 28 डेज़ तो ये 28 डेज़ से अगर प्रोलॉन्ग करते हैं हमारे पास शिप्स नहीं आती वो टाइम तक, तो वो नेचुरली एक इफ़ेक्ट करेगा और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस हमारी जो लोकल जो इकोनॉमी में शॉर्टेज क्रिएट की जाएगी और शॉर्टेज से पैनिक होगी। जब पैनिक होगी इकोनॉमी में तो वो काफ़ी हिट होगा। अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑयल की तो रिज़र्व्स हमने बनानी है, लेकिन जो बात हो रही है वो इंटरेस्टिंग है जो आप रिपोर्ट कह रहे हैं फर्टिलाइज़र की। जब 60% अगर यूरिया वहाँ से आ रहा है या फर्टिलाइज़र का जो स्टॉक है वहाँ से जो सप्लाई हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब इम्प्लीकेशन क्या है इसका कि अगर एक तो फर्टिलाइज़र्स बट हमने कोई उसकी कोई स्टॉक्स नहीं बनाई है। फर्टिलाइज़र की जनरली कोई इस तरह के रिज़र्व्स नहीं है जो वर्ल्ड ने किया है। आपने पेट्रोल की बनावटी 70s के बाद कंट्रीज़ ने बनाई है बिकॉज़ मिडल ईस्टर्न क्राइसिस पहले भी हो चुका है, 70s में हो चुका है। कंट्रीज़ हैव फेस्ड दिस वेयर देन दे हैव टेकन मेजर्स टू एन्श्योर दैट दिस क्राइसिस डज़ नॉट हैपन अगेन। सो एक बफर किया जाता है, उस बफर में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सॉल्यूशन किया जाए, राइट? तो अगर हमारा ये सॉल्यूशन अगर 1 महीने से एक्सटेंड किया जाता है तो नेचुरली हमें प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम क्या है? तो अब नेचुरली गवर्नमेंट ने अब प्राइसेस अपने करने हैं एडजस्ट। क्यों करने हैं? तो गवर्नमेंट का यही पूरा मकसद यही है कि डिमांड को इसको कर्टेल करना है। डिमांड कर्टेल करने के लिए काफ़ी प्राइस पे भी ये किया गया है और दूसरे गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेके आए हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, जी। 50% अटेंडेंस इन ऑफिस की बात कर रहे हैं। ये सब जनरली वो प्राइवेट सेक्टर को इस तरह फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट जो सेक्टर इटसेल्फ है और पाकिस्तान में एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर नेचुरली एम्प्लॉयमेंट है हमारा, उसमें एक आ जाता है इफ़ेक्ट एक कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 50% वो है कि 50% स्टाफ आती है उस दिन, तो दूसरे दिन तो वो दे आर ट्राइंग टू नेचुरली सेव द फ्यूल कंजम्पशन बाय टू ट्रांसपोर्टेशन, राइट? नीड्स, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन नीड्स और स्कूल्स को बंद करना भी एक तरीका यही है कि ट्रांसपोर्टेशन नीड्स करना है। लेकिन इसमें भी एक डिबेट है कि कितना इफ़ेक्टिव है, ये कितना एफिशिएंट है ये मेजर, ये तो आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बात यही है। और दूसरी पे बात आ जाती है प्राइस से। अब प्राइस से देखें आपका ऑयल जो है बाय इटसेल्फ शॉर्ट टर्म में काफ़ी डिमांड इनइलास्टिक प्रोडक्ट है। तो ये इतनी सेंसिटिव नहीं होती प्राइस चेंजेस में। ये क्या होता है कि पास डाउन बहुत हो जाता है, कंज्यूमर पे इफ़ेक्ट आ जाता है। तो उसकी वजह से अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ तो आपका नेचुरली इन्फ्लेशन पे इफ़ेक्ट आएगा, जो उसका हमारा वरी है। और जो सेकंड राउंड इन्फ्लेशन आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मेनली और आपके जो दूसरे जो डिमांड इश्यूज़ जो आ रहे हैं, नेचुरली कॉस्ट इश्यू आ रहा है, फूड प्रोडक्शन पे जो इश्यू आएगा वो भी एक बात आएगा। और फिर जब फर्टिलाइज़र पे जब इफ़ेक्ट आएगा तो फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज होगी, उससे फूड प्रोडक्शन पे भी शॉर्टेज होगी।
जिसकी हमने ज़्यादा बात अभी देखी नहीं है, लेकिन वो भी एक बहुत मसला कर सकता है। उसलिए फूड प्रोडक्शन पे भी अब बात हो रही है, और फूड, और फिर दूसरा भी एक हो रहा है, पाकिस्तान की डिमांड की जा रही है फूड एक्सपोर्ट्स की बाय द गल्फ कंट्रीज़। उस गल्फ कंट्रीज़ में अब एक नेचुरली उनका अगर इम्पोर्ट नहीं होंगे फूड, तो वो क्या करेंगे? तो फूड से फिर हमने उनके नेचुरली हमने हमारी ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई हमने रीस्टॉक करनी है उससे। तो ये काफ़ी एक इंटरनेशनल और डिप्लोमेसी की बातें जो हैं, वो अब आप काफ़ी फॉर प्ले पे आई इसमें। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं डॉक्टर अली सलमान से कुछ दिन पहले बात कर रहा था एंड ही नोटेड कि जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन ऑफ यूरिया है दैट इज़ एक्चुअली इंडिजिनस, लेकिन जो फिर भी उसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ गैस एंड डेफिनेटली हमारा गैस के रिजर्व के ऊपर फ़र्क पड़ेगा अगर इफ़ वी कीप इवन मेकिंग यूरिया आवरसेल्व्स यूजिंग इंडिजिनस गैस, तो that's just less gas overall that we have for consumption or energy sector के भी, so that's a problem. I think कि to a significant effect government ने demonstrate ये भी करना था कि it is sincere in at least absorbing some of the जो शॉक है ऑन itself, तो इस वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिड्यूस करना वर्किंग आवर्स बाय जो है वो 50% अलाउंसेस रिड्यूस कर देना उनके पेट्रोल के। आई थॉट वो भी दैट वाज अ मेजर स्टेप इन दैट वे कि एटलीस्ट इट मेक्स द पीपल थिंक के गवर्नमेंट भी सीरियस है, हम पे हुआ है तो उन पे भी होता है। अच्छा चलो दैट सेट फिर एक चेन आप देख रहे हो कि ये जो फ्यूल कम होगा, एनर्जी महंगी होगी, फिर फ्यूल कम होगा, फर्टिलाइजर कम हो गए एंड देयरफॉर फूड इन्फ्लेशन भी जो है वो ट्रिगर हो जाएगी इससे। डू यू थिंक कि ये जो ब्रंट ऑफ द इशू है, ये जो सबसे जो इसका जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो हम जैसे मुल्कों को उठाना पड़ेगा या वेस्ट को भी उठाना पड़ेगा? क्योंकि इवन दो ट्रेड रिलेशनशिप तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन अभी अमेरिका एट दिस टाइम इज अ नेट इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, और सबसे बड़ा कंट्री बन गया है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल के हिसाब से, तो दे आर थिंकिंग कुछ हद तक कि वो इंसुलेटेड हैं इस सारे प्रॉब्लम से, एटलीस्ट उनके क्रिटिकल हालात नहीं बनेंगे। एंड हमने चाइना की तरफ से भी कोई ख़ास पोस्चरिंग नहीं देखी, कोई ख़ास वरीड पोस्चरिंग नहीं देखी, तो अब आपको लग रहा है, आप देख रहे हो कि इन कंट्रीज़ में स्पिल ओवर है या ये एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल? What we are basically seeing is that right now, if you're looking at China and all those countries, आपके जो दूसरे कंट्रीज है, यूरोप itself, अभी वो ज़्यादा वो लोग ने इतना वो नहीं किया है फिलहाल। दे अगेन थिंक कि ये जो है, देखिए सबसे बड़ी मैसेजिंग, जो की मैसेजिंग आती है नेचुरली अपनी जो गवर्नमेंट से आती है, व्हाट यू सी राइट। So a lot of countries yet are not participating in this in the clearing of the Strait of Hormuz. Trump naturally उसके तो naturally आपके जो भी आप कह सकते हैं कि उसके तो effects यही है कि he wants to win the war, right? And he wants to naturally do it in quick time. Yeah. So he wants that help from the from the European partners. वो एक नहीं आ रही उसके, naturally साउथ कोरिया, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, उससे भी वो हेल्प नहीं आ रही। तो आई थिंक अभी तो फिलहाल दे आर होपिंग कि ये कुछ तरीके से अपना ही खुद नेगोशिएट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कर लें। मे बी दे फील दैट ईरान विल बिकम मोर विल रिलैक्स इट्स कंडीशंस ऑन कंट्रीज दैट डोंट पार्टिसिपेट इन दिस वॉर, तो वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो हो जाए। आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स, और यही है कि गिवन द इकोनॉमिक कंडीशंस इन यूरोप इटसेल्फ, जो आपके जो चैलेंजेस हैं यूरोप के अंदर, जो भी जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं, आई थिंक सो readily want to fight the war right now and participate in this war, right? पहले आपने जो 2001 और 2000 जो आपने early 2000s में जो war थी, उसमें आपने देखा था यूरोपियन countries were a lot more ready to support the US, which is not coming out in this sense. So I think इसका यही impact है कि economic conditions themselves within those countries, the domestic economic challenges that you're seeing, there's a slowdown in a lot of these economies. They are, and they feel that अगर वो जाते हैं और ये वर्स ऑफ हो जाता है, तो ऑयल प्राइसेस और राइज हो जाएंगी। देयर विल बी नो सोल्यूशन टू दिस, देन व्हाट डू यू डू, राइट? अगर सभी इसमें चले जाए, कोई नेगोशिएटिंग पार्टी ही नहीं रहे। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ कंट्रीज राइट नाउ, बिकॉज दे फील दैट दे हैव रिजर्व्स एंड दे फील कि ये जो अभी इनिशियल स्टेजेस है, लेट दिस काम डाउन इन दैट सेंस, लेट्स सी 2 weeks from now when the reserves become start getting more critical, or when they start feeling कि चलें कुछ changes अगर आ सकती हैं with the US itself, maybe अगर ट्रम्प को इतना power pressure आ जाए because of the rise in oil prices, because one of the things that worries the US right now, US economists,
is the sharp rise in what you would say the oil prices, right? So if they continue to go up, if they continue to skyrocket the way they are doing right now, you are going to have a lot more problems in the economy, in their economy itself. So as I think a lot of experts have said, okay, there can be a recession, and that recession is not good for naturally the sitting government or the incumbents at that time. और And especially if the US is going into their वही ना आप क्या मिड टर्म्स में जा रहे हैं तो मिड टर्म इलेक्शन जो हो रही है वहाँ पे वो उसका भी बड़ा इंप्लीकेशन होगा बिकॉज वो हर 2 साल बाद या तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होती है या मिड टर्म इलेक्शन होती है वहाँ पे तो आपको पता ही है वो जो चेंज चलते रहता है एंड दिस इज गोइंग टू इफ ही डज नॉट हैव एनी गुड न्यूज फॉर द पीपल then it's going to be very tough for people who are around him. So that's why you see a lot of resignations and all that happening around him as well, right? Because naturally, not everyone who wants Sure. to naturally invest in their own political career want to be affiliated with this. हाँ वो काउंटर इंटेलिजेंस सेंटर का जो चीफ था ही इज जस्ट रिजाइंड so that might be indicative of something plus वो मिड टर्म्स की वजह से डेफिनेटली हाइपर सेंसिटिव और एक थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये थी कि ईरान ने ये बात हवा में छोड़ी है कि चाइनीज कंटेनर शिप्स एंड टैंकर्स विल बी अलाउड थ्रू द स्ट्रेट एंड उसके साथ साथ उन्होंने एक और कंडीशन जो है जो सेकेंडरी कंडीशन रखी है वो ये रखी है कि प्रोवाइडेड कि दिस ऑयल इज देन पेड फॉर इन रेमनबी ठीक है एंड दैट इज एन इंटरेस्टिंग वन मैं इसको देख रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा आई वंडर इफ चाइना वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट आई थिंक इट वुड बी यस चाइना के लिए देखिए अगर रेनमिनबी में या वान में जो है उसकी जो पेमेंट अगर होती है अब चाइनीज वान का अच्छा बट द प्रॉब्लम अगेन इज चाइना रिमेंबर डज टेंड टू डेप्रिशिएट इट्स करेंसी क्वाइट फ्रीक्वेंटली राइट तो वो भी तो एक है कि चाइना का ये है कि अगर वो डेप्रिशिएट करते रहेगा अपनी करेंसी तो हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली एंड अप होल्डिंग वन राइट इन द लॉन्ग टर्म फिर ये चाइना का ये पावर खत्म हो जाता है कि डेप्रिशिएट और कंट्री कंट्रोल करेंसी कंट्रोल करना यस इन द शॉर्ट रन it will like it, but in the long run, the Chinese government, which likes to control the value of the currency, then they may not have that luxury of doing that. So then what happens then, right? अगर आप देखें कि डॉलर अगर depreciate आज होता है, and if people move to other currencies, that currency then becomes the whole benchmark for a lot of things. But if that currency then, if the government is continuously depreciating it, then how do you hold it as a benchmark, right? Because Chinese competitiveness और चाइना के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है हर दफा कि वो अपनी करेंसी की वैल्यू वीक रखते हैं, राइट? सो दैट उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़े और ये यूएसए का एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक कंटेंशन है चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये किस तरह इसको इफेक्ट किया जाएगा, तो ये आपको एक लगाना है, इस पे बात करनी है कि ये क्या इस पे इफेक्ट है और ये काफ़ी और फिर एक दूसरी भी चीज़ है कि कितना इसका फ्लो है, राइट? कितना कंट्रोल रखता है चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने साथ, अलाउ वांट टू बी वेरी वेर यू कैन से फाउंड वेरी इजीली इन द मार्केट, राइट? डॉलर आपको आसानी से ज़्यादा मिल जाता है। इवन पाकिस्तान ट्रेड्स विद अफगानिस्तान यूजिंग डॉलर्स। तो एक ये बात है, तो चाइनीज अगर ये अलाउ करेंगे कि दूसरी कंट्रीज इजीली कैन ट्रेड then naturally it will have to increase the supply of that currency as well with that sense. But then again, how much do you control the flow of the money, right? In that sense. So वो एक बड़े questions आते हैं with that. But I think this is again a thing that naturally Iran doesn't want. It's going all out against the US in that sense, and it's going all out against the US dollar. So with that, naturally, it will tell whoever passes through the Strait of Hormuz that has control of कि भाई अगर आपके पास डॉलर है तो डॉलर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो we will not be allowing your ship. अगर आप वन में करते हैं, कोई और करेंसी में करते हैं जो हमारी कंट्रीज फेवरेबल टर्म्स हैं उनकी करेंसी में करते हैं तो नेचुरली बी आर गेस्ट. सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. तो पाकिस्तान में भी वन से ही हमने यूज किया गया था. अच्छा डॉक्टर आदिल, एक जो चीज़ साइमल्टेनियसली पाकिस्तान जिस चीज़ में से गुजर रहा था वो एक किस्म की आप समझ लो रिफॉर्म प्रोसेस थी अंडर आई थिंक इसके ऊपर मैंने डॉक्टर मंजूर से भी जो है गुफ्तगू की कि एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी नई आई है. उसके अलावा वी ट्राइंग टू ओपन अप ट्रेड, ट्राइंग टू यू नो हैव सम काइंड ऑफ ग्रोथ इन दिस इकोनॉमी एंड उन हालात के अंदर ये सप्लाई शॉक जो है ये काफ़ी एक डिसइंसेंटिव है टू रिफॉर्म यू कुड से, क्योंकि सारे लोग इस अनसर्टेनिटी की वजह से इतने कॉशियस हुए हुए होंगे कि अपनी अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं. इस्टेब्लिशमेंट हो गई चाहे वो या आपकी ब्यूरोक्रेसी होगी एंड सो ऑन. तो आप इसको डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ फेल
for the reform process, yeah, it's just going to be a minor setback. तो देखिए रिफॉर्म्स तो आपको वो तो आपको एक इंडिपेंडेंटली आपको करनी ही है बिकॉज वो पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर है राइट वी हैव टू इम्प्रूव आवर बिजनेस एनवायरनमेंट मेक श्योर दैट इन्वेस्टमेंट कम्स इन मेक श्योर कि हमारे जो भी दूसरे हैं हमारे नेचुरली यूरोप के साथ जो इन्वेस्टमेंट या वट एवर यू हैव फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स यू हैव द क्वेश्चन इज हाउ विल दैट बी अफेक्टेड बाय दिस नेचुरली आपके थोड़े शॉर्ट टर्म में आपके नेचुरली इफेक्ट है कि अगर आपका डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ तो आपकी अनसर्टेनिटी आएगी करेंसी में अनसर्टेनिटी आएगी तो इन्वेस्टमेंट्स में वो बैक बट व्हाट रिफॉर्म्स डू राइट और रेड टेप रिड्यूस करना या ब्यूरोक्रेटिक जो भी आपका कॉस्ट या जो भी आप वो है उसके रेड टेप या आपका जो भी आप इफेक्ट्स जो हैं जो हमारे नेचुरली बिजनेस को जो ग्रो करने नहीं देते राइट दैट यू हैव टू रिमूव रिगार्डलेस अगर आप नेशनल टैरिफ पॉलिसी की बात कर रहे हैं एट दिस टाइम तो एक फियर ये है कि अगर हमारी इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हमने रोकने हमें वो करने के लिए अवॉइड करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स एंड फॉर दैट वी कांट हैव लोअर टैरिफ्स बट अगर आप वो नहीं करेंगे तो दूसरी जो इंडस्ट्रीज है जिसको आप रिफॉर्म करना चाह रहे थे वो तो इंडिपेंडेंट थे इससे राइट वो दे वर नॉट गोना बी दे वर नॉट बेसिकली पार्ट ऑफ दिस थिंग ऑयल मार्केट से आपका जो है तो दैट स्टिल नीड्स द रिफॉर्म्स देयर व्हाट यू नीड राइट नाउ अगेन ऑयल मार्केट में भी आपको सबसे ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है अभी भी तो ये डिबेट हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो प्राइसिंग है इसमें ये जो है गवर्नमेंट को कितना इसमें हिट आता है कि गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दी करनी नहीं करनी चाहिए पॉलिटिकल कितना कॉस्ट है राइट विद दिस सो शुड द गवर्नमेंट बी टेकिंग दिस ऑल द टाइम शुड इट बी बेसिकली कंट्रोलिंग द प्राइसेस शुड इट वो रेगुलेशन की बात आ जाती है जो हमने करनी है उसको इम्प्लीमेंट करना है हमने जो रेगुलेशन ऑयल मार्केट को डीरेगुलेट भी करना था हमने अब उसको आप देखना चाहते हैं कि किस तरह करना चाहिए नेचुरली उसके ऊपर जो है बट ड्यूरिंग दीज टाइम्स यू आल्सो नीड रिफॉर्म्स वेयर टू इंश्योर के आपके अगर आपकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है या आपके जो कंपटीशन कमीशन जो है उसका रोल आपको एनहांस करना है टू इंश्योर के इस टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग ना हो रही हो या उस टाइम पे कल्यूजन ना हो रही हो राइट इन द सेंस टू अवॉइड द फैक्ट दैट businesses take advantage of a scenario where they may make extraordinary profits. तो ये एक हमने एक लाना है इसमें इकोनॉमी पे हमने इफेक्ट इस तरह किस तरह हमने करना है तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू मैटर इन दिस सेंस आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लानी है यही ये बात है कि रिफॉर्म्स हैव टू कंटिन्यू रिफॉर्म्स को अगर हम स्लो डाउन करते हैं वो हमारा एक इंटरनल वो होगा राइट दिस इज एन एक्सटर्नल चैलेंज this requires measures that have again yes there are effects on the internal economy definitely there will be but reforms make your ability to do businesses better right in that sense वो एक environment enabling environment create करना तो regardless हमने करना है right external shocks क्या हो रहे हैं अगर हम enabling environment नहीं करेंगे create अभी तो जब shocks से हमारा जब कम होगा वो टाइम हमारे businesses advantage नहीं ले सकेंगे and will not be able to come out of this whole what we say the challenges that we are facing right now. So that is why this is very essential. I think it's highly essential that we continue on this path of reforms that we cannot eliminate and cannot just go away with because we suppose have to now reduce our we can't have another balance of payment crisis, so we need to reduce our imports. That again you need to ensure कि भाई आपकी जो balance of payment crisis राइट अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबलिंग करेंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होगा राइट उस तरीके से वो आपने जैसे सबसे सिंपल बात एक है आपकी एनर्जी रिफॉर्म एक थी सोलर पावर आपके जो सोलर पावर के थ्रू सोलर पैनल्स के थ्रू राइट नाउ देयर वाज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस गोइंग ऑन इन 2018 we still continued with our solar power panel adoption rate we still increased it we still encouraged it 2022 में भी आपका क्राइसिस आई we still continued on encouraging a solar panel adoption right वो इंक्रीज किया हमने एनर्जी तो आज जो देख रहे हैं तो पीपल से वी हैव सेव्ड अप टू 6 अभी जो क्राइसिस में पीपल आर सेइंग वी आर सेविंग अप टू $6 बिलियन बिकॉज ऑफ दिस हाई जो आपकी फ्यूल प्राइसेस या जो इंक्रीज हुई हैं दैट अफेक्ट द अमाउंट दैट्स गोना बी एब्जॉर्ब्ड समबडी जस्ट रोट दैट we may end up saving up to $6 billion on that right and there's a lot of money that we have ended up saving because of the fact that we're not as dependent on LNG or on oil to produce our electricity as we were like 10 years ago. Right? So then these things do matter in this sense. So that is why we need to keep on taking these steps. We need to keep on ensuring that our economy moves towards a path involving reforms, regardless of what happens externally. आदिल आज एक खबर छपी कि फरवरी के अंदर पाकिस्तान ने it's actually posted its largest current account surplus
Can you deconstruct and explain to us about how that has come about? That's interesting. So February का जो महीना था, that was not basically due to the war, right? 28 February को ये war शुरू हुई है. तो वो time I think हमारे यही है till what we have seen is that in January I think I believe we were reported one of the highest exports, that $3 billion touch किया था हमारे exports of goods को, right? और फिर हमने I think February में we saw our what I believe is that हमारा I think remittances, I'm not sure about remittances, but हमारा remittances higher था, and then we've also naturally continued, हमारे जो imports थे वो इतने high नहीं थे, वो भी थोड़े reduce हुए थे month on month. तो वो generally ये था कि February was again a good month in that sense, और remittances भी naturally रमजान का महीना that was also going to be a positive effect on our remittances. Later. And then we do see a bit of slowdown in that sense. तो वही हमारा जो February का was with that effect. I think right now, but March again numbers will be very critical, especially. But question ये है हमारे oil imports कितने हुए होंगे March में, right? Given that we are facing a lot of these challenges, higher prices, but at the same time quantity जो है वो कितना affect आएगा. तो वो एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें हमने कितना अफेक्ट करना है, तो क्या होना है. ये बताइएगा जब मिडल ईस्ट के अंदर बम फट रहे हैं खजरई को भी खाली किया जा रहा है, तो रेमिटेंसेस भी तो कम होने को जा रहे हैं. रेमिटेंसेस तो कम होंगे नेचुरली, रेमिटेंसेस के तो हमें इफेक्ट देखेंगे ही. बट अगेन इसका भी एक बार क्वेश्चन है, लोग रेमिटेंसेस की बात करते हैं ऑल दैट, वी विल सी. अब देखिए ईद का महीना आ रहा है, अब ईद के महीने की नेचुरली अपटेक आती है, पीपल डू एंड अप सेंडिंग मनी, राइट. तो इफेक्ट कितना है, अगर आप देखें लॉट पीपल से कि लाइफ नॉर्मल चल रही है, तो अगर नॉर्मल चल रही है तो बैंकिंग चैनल्स देखिए, बैंकिंग चैनल्स डिजिटल हैं, वो आपका कर रहे हैं, आपकी मनी सर्विस पे चल रहा है आपका डिजिटली, तो आपके ट्रांसफर हो रहे होंगे पैसे, राइट. तो बैंकिंग चैनल्स वहाँ बंद हुए हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, राइट. उसकी इफेक्ट एक आएगा. अच्छा, दूसरा एक बात यही है कि रेमिटेंसेस पे भी एक लॉन्ग टर्म पे भी पीपल देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट व्हाट्स गोना हैपन. If there's infrastructural damage in the Middle East, that will require a lot of reconstruction. And a lot of reconstruction जो labor हमारा है वो हमारा साउथ एशिया से जाता है reconstruction के लिए. So that could actually increase the demand eventually. Who is likely to go to Middle East given that Middle East में अब crisis के situation ज़्यादा है, right? So there's also this question कि जो population, maybe the East Asians may not go as readily to the Middle Eastern countries as maybe the South Asians are willing to go. Yeah. Right? Because South Asians की naturally you may be more willing to work in a crisis area or in an area where there is this like danger of whatever war, right? He may be more accustomed to it than, let's say, people from East Asia or maybe people from other Africa or whatever it is, right? तो preferences भी आ जाएंगी, ये भी changes आएंगी, फिर political dynamics भी change हो सकते हैं कि शायद Middle Eastern countries they start employing more Muslim labor, whatever it is. I don't know, but a lot of things, there are a lot of socio-economic reasons or sociology reasons that may take place, right? That may change the composition of labor. So a lot of these things will go in. And I think ये जो remittances की बात है, yes, झटके तो आएंगे हमें, we are landing into a lot of uncertainty. But what's going to happen again is there's a lot of, as you say, uncertainty in this, and it's very difficult to predict in that sense. अब मुझे जो है ना एक चीज जो मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही वो ये है कि मतलब ग्लोबल ऑयल शॉक है, रास्ते के अंदर है, तो कोई कोई भी जो है ना जो आपका एक्सचेंज रेट है उसने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि चीजें ऊपर या नीचे हुई हैं, ना कोई स्पेकुलेट. इवन इवन डॉलर आई थिंक उसकी वैल्यू जो है वो वॉलेटाइल रही, लेकिन पाकिस्तान रुपी इस तरह खड़ा रहे जैसे चट्टान हो. तो ये अब और हम एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर है. यू थिंक दैट्स मतलब एक बात जो है ये कि रेमिटेंसेस इम्प्रूव हुए, सरप्लस आया है, तो मे बी उसकी मद में किसी तरीके से हमने मेंटेन कर लिया, लेकिन समथिंग इज कमिंग. Yeah, so there will definitely be pressure. आपका एक्सचेंज रेट पे तो प्रेशर आएगा ही, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपका डॉलर पे भी इफेक्ट अगर आता है ओवरऑल, अगर यूएस डजंट naturally if confidence in the dollar goes down, if Iran does force a lot of its trading to be in yuan, right? कि वो जो थ्रू जा रहे हैं ships वो yuan में ही जा सकते हैं, या ये कर ले, क्या फिर पाकिस्तान will be naturally buying a lot more yuan and less dollars, but हमारी जो exchange rate है वो डॉलर से हम देखते हैं, not with other currencies. So will that have an effect again? If dollar depreciates in the world market, naturally हमारे easier to maintain at 280. But अगर हमारे oil prices बढ़ते हैं, हमारा balance of payment crisis आता है, हमारे जो foreign exchange reserves जो अभी
about State Bank का $16 billion है, वैसे $21 billion है. If that remains in that level and it doesn't see a large impact on that for foreign exchange reserves and be able to do whatever meet our challenges in the short term, then we may not see that much effect on the exchange rate. But generally, what people do expect is 5 to 6% of depreciation with this just continues into the next month. I think there will be some challenges in that sense कि आपको depreciate. Usually, because oil again, one of the ways you can reduce your demand again is to depreciate your currency, right? So that's a better tool than putting in import constraints and then creating shortages and then creating these challenges. So a better tool at your hands, at your disposal, is your exchange rate depreciation rather than going after ये import constraints which we did in 2022 and ये massive उसमें तो crisis वही था ना, वो तो एक basically tied up हो गया था. We were doing every sort of things to control our balance of payment crisis, but हम कर नहीं पा रहे थे उसमें, हम बिल्कुल फेल हो रहे थे because we had completely lost कंट्रोल. बिकॉज हमने जो करेंसी हमने जो बढ़ाई थी वो नेचुरली एक हम बड़े रिजिड एक तरीके से रखते हैं कि एक लेवल पे होनी चाहिए और वही लेवल पे रखनी है रिगार्डलेस. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू accumulate our foreign exchange reserves. बट अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि डॉलर की जो अगर आपका है कि डॉलर पे आप रिजर्व्स accumulate करेंगे तो डॉलर की सेल्फ वैल्यू क्या होने वाली है इन द नेक्स्ट whatever how this plays out. And that's what's going to happen, right? I guess in the end of the day. बिजली महंगी होते हुए नजर आ रही है, यूरिया महंगा होता हुआ, फर्टिलाइजर महंगा होता हुआ नजर आ रही है. तो इसका मतलब कि प्राइमरी सेक्टर तो बेसिकली काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और सेकेंडरी सेक्टर भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. तो अब बचा कुचा जो लेबर था, उधर से जो रेमिटेंसेस आए थे, वो भी अब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए नजर आ रहे हैं. तो एक चीज़ रह जाती है वो फ्रीलांसिंग और डिजिटल टाइप किस्म के कामों और सर्विस सेक्टर की एक्सपेंशन की रह गई है. तो आपके ख्याल में इफ़ यू वर टू गन टू योर हेड टॉप 3 रिकमेंडेशंस डीलिंग विद दिस क्राइसिस राइट नाउ, आप क्या जो है कहोगे कि अब किस तरह अगले कोई साल 2 साल के लिए थोड़ी-सी रिकैलिब्रेशन भी कर लें और वो जो रिफॉर्म प्रोसेस है उस पे भी रहें? बात तो ये है कि आपका एक आने वाला इनिशियल जो शॉक है आपका वो एक है, बट एक चीज़ एक नोटिस करें आपका जो लॉ पीपल ये जो स्टेट बैंक की बात करते हैं, पहले मैं रिकमेंडेशन पे आई कम लेटर. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रियली डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रियली एब्जॉर्ब द होल शॉक, राइट? अगर आपने देखें वो उसका ये वॉर शुरू हुई 28 को, आई थिंक दे डिड दिस लास्ट वीक. वो लोग ने अपना एक्सचेंज रेट जो किया है वो they had to immediately do this, right? Within like उनके पास 4-5 दिन थे या whatever it is to naturally to learn कि क्या इकोनॉमी पे अफेक्ट है. और वो लोग ने एक डिसीजन ये लिया है कि इंटरेस्ट रेट नहीं, वही डिस्काउंट रेट वही रखना है. अब लोग में से बड़ा तंकीद किया कि ये बढ़ा देना चाहिए था बिकॉज वी आर सीइंग हम इसकी जो फोरकास्ट कर रहे हैं हायर इन्फ्लेशन की, वो हम क्या देख रहे हैं ऑल दैट. बट जनरली क्या हुआ है कि नेचुरली स्टेट बैंक के पास वो इतना नहीं था, तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव कंटिन्यूड एंड दे हैव डन अ वेरी cautious approach. They put a very cautionary, I think, in that sense, or they have decided कि अभी जो है let this whole play out and then the next 6 weeks we'll find out more details. तो उसमें क्या होना है कि क्या नहीं और क्या ये कितना अगर लॉन्ग ये चलता है क्राइसिस, एंड देन वी विल हैव दैट एंड एक बेटर एक वो भी आ जाएगा कि आपके ऑयल प्राइसेस थोड़ी स्टेबिलिटी भी आ जाएगी उस टाइम तक कि स्टेबल लेवल पे रहने लगेगी. तो उसमें यही बात आ जाती है कि हमने क्या फिर करना है, लाइक विद दिस नाउ द होल थिंग इज कि इमीडिएटली पहले आपको देखना है क्या करना है. अब गवर्नमेंट इमीडिएटली क्या कर रही है, तो देन आई कम टू द लॉन्गर सिनेरियोज, राइट? सो इन इट इमीडिएटली तो व्हाट वी आर सीइंग इज कि आपकी जो प्राइसेस हैं गवर्नमेंट नेचुरली ऑयल प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस पे एक प्रेशर आएगा इंक्रीज. अभी आप देख रहे हैं फ्लैट्स में भी 150 आई थिंक क्रॉस कर दिया, विच द गवर्नमेंट वाज थिंकिंग नाउ नेक्स्ट टाइम आई थिंक ईद के बाद. अच्छा एक और चीज़ है, गवर्नमेंट ने ये टाइम नहीं रेस किया है, वो कह रहे हैं कि ईद के बाद शायद यू सी द प्राइसेस गो अप रमजान के बाद, राइट? इन दैट सेंस कि ईद तक दे आर ट्राइंग कि भाई ये लोग नेचुरली एक सस्टेन कर लें बर्डन. और ईद के बाद यू मे सी अ शार्प राइज इन इंक्रीज इन योर फ्यूल बिकॉज नेचुरली एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उस पर. दूसरी एक बात आ रही है रैशनिंग की. और राशनिंग की अगर होती है दैट विल क्रिएट पैनिक बिकॉज एवरी टाइम यू यूज द वर्ड राशन दैट मींस पैनिक. तो क्यूआर कोड और फिर उसको उसको मेंटेन सिस्टम कैसे आप चलाएंगे? बिकॉज आप अगर हर आदमी को 2000 लीटर्स का बोल रहे हैं या 2000 रुपीज का बोल रहे हैं फिल करना, जितना भी आप एक राशन किया जो भी आप अमाउंट रखेंगे एक आदमी का एक पर कार या पर व्हीकल, तो आप कैसे इसको मेंटेन करेंगे? इसमें किस तरह यूज़ करेंगे? जो आदमी के पास क्यूआर कोड है उसमें गाड़ी है कि नहीं, क्या है? इसके लिए बहुत सी चीज़ें आएँगी जो बहुत एक मुश्किल हो जाता है सिस्टम रन करना, स्पेशली एक लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेचुरली थिंग्स दैट हैपन, ब्लैक मार्केट्स क्रिएट हो जाती हैं इसके लिए एंड ऑल दैट, राइट? दैट आर कमिंग टू प्ले हियर. सो हाउ डू वी कीप दिस इनटू ऑल दिस थिंग एंड देन दैट विल बी नेचुरली द चांस. So one thing is to go with prices. I think a price adjustment is a much better tool than going for rationing. Perfect. And then
अनदर थिंग अगेन हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी की थी इसके अराउंड. अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग नेचुरली यू नीड टू इंप्रूव योर ट्रांसपोर्टेशन. आप कराची में देखें देयर इज नो रियल पब्लिक मास ट्रांजिट सिस्टम, राइट, इन दैट सेंस. दूसरे शहरों में पंजाब में यू डू सी दिस बीआरटी एंड ऑल दैट, पीपल डू हैव दैट ऑप्शन. यू नीड टू एनकरेज पीपल टू यूज दैट मोर. उसकी प्राइसेस आप शायद ना बढ़ाएं इतनी जितनी आप फ्यूल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं. और फिर फ्यूल प्राइसेस का जो आपका आ रहा है नाउ, हाउ डू क्विकली डू यू वांट पीपल टू स्टार्ट एडजस्टिंग एंड गेटिंग इनटू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमारा सोलर था जैसे. अब ये बात है नेप्रा का जो वो आया था आपका. नाउ दैट इज अगेन अ नेगेटिव साइन इन दैट सेंस, दैट्स सेइंग द सोलर एनर्जी जो अडॉप्शन है वी नीड टू स्लो दैट डाउन. But at this time, now this is the challenge that actually says no, this is otherwise, right? We have to actually increase our solar panel adoption. So now you need to start encouraging people to actually go back into this. Maybe put that on to hold and say, कि, okay, this is something that we need to now look at. Right? तो एक reform हमने सोचा था कि यार ये reform एक लेके आ रहे हैं जो government thought was a reform, whatever it was. But now they have had they should now go back to the drawing board and say, how do we ensure that people actually less dependency on what we call non-renewable resources because we don't produce them. राइट, वी हैव टू बाय फ्रॉम द मिडल ईस्ट. तो मिडल ईस्ट से जो रिसोर्सेज आ रहे हैं उससे हमने कैसे करना है. फिर नेचुरली अगर आपको अब गैस का बात आ जाता है, गैस शुड बी यूज्ड इनटू मेकिंग फर्टिलाइजर हियर जितना भी हम कर सकते हैं, नॉट फॉर डोमेस्टिक this thing consumption. So how do you get people into using those other alternatives that are there, right? And you need to encourage people to do that, but this should have been a long term planning in that sense. And I think Middle East conflict generally जो लोग कोई ये कहते हैं कि you should have seen this coming in 2003 when the whole Israel-Palestine conflict happened. That was basically giving you signals कि ये extend हो सकता है पूरे region में, और पूरा region अगर engulf हो गया तो हमारे challenges fuel energy sources पे आएंगे. So that was where the planning comes in, right? So have we thought about it? I don't think a lot of people actually thought about it. One thing we need to now, जिसमें हमने भी लिखा है और एज EAG हमने भी ये लिखा था, एक ये फ्यूल डिपेंडेंसी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में बहुत हाई है. पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल पे अबाउट 30% फ्यूल जो 25 to 30% एक करता है हमारा अराउंड. अभी लास्ट टाइम भी किसी ने कहा था 2025 में भी अबाउट एक्सपेक्टेड है कि अबाउट 20 to 23-5% हमारा फ्यूल बिल है विद दैट इन टोटल इंपोर्ट्स, राइट. Now that is again a very worrying sign because that's one of the highest in the region. Vietnam only has 8% of its all total imports as fuel bill. Fuel imports. दूसरे countries like Thailand and all, it's about less than 20%. Now, how do we make that lower? Because we cannot be dependent on fuel in such a big way that it's actually one of the leading causes for our balance of payment crisis over the years has been high prices of fuel. अगर आप देखे जाए, because we are highly dependent on fuel for its imported fuel, and that imported fuel is a pretty big share of our import basket. So when that happens, we do end up creating the cycle where we are constantly in this rut where global oil prices go up, we end up in a balance of payment crisis because that's the composition or the import basket that we have. Now, how do we change this, right? Now, that's the thing. तो सोलर की जो बात थी वो बहुत ही एक आ रही थी आगे कि ये आपको शायद बचा सके उस राइट. सो इन दैट क्राइसिस तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. फिर दूसरी बात आपने खुद ही कही है, बिजनेस रिफॉर्म्स. अब एक्सपोर्ट्स बढ़ाना आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए दूसरा एक करना है वो एक्सपोर्ट्स कांट बी स्टक एट $30 billion. दैट कांट बी योर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. अगर आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उस पर ही फिक्स्ड है कि एक्सपोर्ट्स हमारी 30 से हम 50 पे कैसे लेके आए, ये हम 20 साल से ही सुन रहे हैं, राइट. आप कह सकते हैं 10-15 साल तो हो ही गए बिकॉज 2011 पे 25 बिलियन थी एक्सपोर्ट्स और अभी 30 बिलियन पे पहुंच गई है. 2021 पे भी 25 बिलियन ही थी एक्सपोर्ट. सो वो जो 15 साल से हम एक बात ये सुन रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स हमने 25 से 30 या 30 से 40 पे हम कैसे ले जाए, आप 30 से 40 पे कैसे ले जाए. तो विद दैट यू नीड रिफॉर्म्स. आपको ये रिफॉर्म्स की जो बातें हैं कि यू हैव टू मेक द एनवायरनमेंट इजी फॉर पीपल टू डू बिजनेस. अगर आप देखें जितने भी आप देखें आप वियतनाम वगैरह या चाइना वगैरह में जितना भी स्टेट इंटरवेंशन है वहाँ पे बिजनेस को वो फ्रीडम दी जाती है टू डू व्हाट दे कैन इन्वेस्ट द बेस्ट इन व्हाट दे इन द मोस्ट प्रोडक्टिव इन, राइट. तो वो प्रोडक्टिविटी जो बात है तो इट्स नॉट अबाउट एक्सपोर्ट्स इटसेल्फ. प्रोडक्टिविटी की बात आ जाती है कि वी नीड टू एंश्योर दैट आवर बिजनेसेस are investing in activities that they themselves find to be the most productive in, right? Now, if they end up naturally investing in, well, unproductive activities like real estate में ज़्यादा चले गए business, that is not really what it's going to lead to higher growth. जो उसमें तो बहुत बातें हो चुकी है. बट इवन विद इन द सेम अगर हम देखते हैं कि अगर कोई एक बिजनेस एक्टिविटी है, चले गाड़ी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन हम गाड़ी के बिल्कुल ही वो स्मॉल स्केल कर रहे हैं, हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो हम इनोवेशन नहीं है ज़्यादा, हम असेंबली पे अटके हुए हैं या हम कौन से प्रोसेस पे अटके हुए हैं. दिस ऑल दीज थिंग्स नीड टू कम इन, दीज कॉन्वर्सेशंस नीड टू कम इन, वेयर यू नीड टू एंश्योर दैट हाउ टू ensure that our businesses become more productive over time, right? So ये एक हमने रिफॉर्म लानी है. और फिर आई थिंक फिर यही बात एक आ जाती है कि
उस पे ही पूरी बात आ जाती है। आपने जो कॉस्ट का है, इनपुट कॉस्ट। अब इनपुट कॉस्ट हमारा लिंक्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेड से लिंक्ड है। वी डोंट तो पीपल से कि पाकिस्तान का जो ट्रेड है इंपोर्ट बहुत करते हैं और हम एक्सपोर्ट नहीं करते। हम तो इंपोर्ट भी बहुत नहीं करते, हम इंपोर्ट भी ज़्यादा नहीं है। हमारी इंपोर्ट कितनी है? 20% जीडीपी, एक्सपोर्ट 10% जीडीपी है और इंपोर्ट 20% है, टोटल सम 30% है जीडीपी का। अब वियतनाम ले लें, ये 200% पे है, राइट? यही सेम सम 100% वो इंपोर्ट करता है जीडीपी का, 100% इंपोर्ट करता है। इस तरह करता है वो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग जो what we buy from the world is generally goods that are assembled in another country, right? And then they're sold into a market, end up or right. So that's the kind of trade that we do, right? Consumer goods की हमारी जो आती है। अच्छा वो अब देखें ना, उसमें भी क्या मसला है? We don't we don't have anything। हम जो भी हमारे जो भी इसके बहुत बात हो चुकी है, so I won't really repeat this, but trade protection हमारी जो policies है, they've created such that we have not even invested in what we could have otherwise। हमारी लेबर भी यूज नहीं कर सकते हम इफेक्टिवली प्रोड्यूस करने में। वी आर नॉट इवन सो व्हाई एनी बिजनेस, राइट? अगर आप देखें तो चाइना में बैठा हुआ है, वो चाहेगा जो वो चीपेस्ट कर सकता है। तो वो पाकिस्तान में अगर उसको असेंबली शिफ्ट करनी है, जो सी पैक में था, इट हैज टू फाइंड एन एनएबलिंग एनवायरनमेंट व्हिच प्रोवाइड्स इट विद द चीपेस्ट अल्टरनेटिव देयर। वो हमने बनाया नहीं है, राइट? वी आर नॉट इवन, हमने कहना है कि भाई प्रोटेक्शन हमने दे दी है बिजनेसेस को, अब वो प्रोटेक्शन से वो करे आगे काम। पर वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। दे एक्चुअली टेक एडवांटेज एंड एक्सप्लॉइट द प्रोटेक्शन इन द एंड ऑफ दिस थिंग के वो बेसिकली अगर आपकी ड्यूटी हाई है कंज्यूमर गुड्स पे, दे देमसेल्व्स एंड अप सप्लाइंग टू द लोकल मार्केट एट हाई प्राइसेस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट प्रोटेक्शन इंस्टेड ऑफ making the business, the environment more competitive, which we could do by saying, by forcing more competition. Right? इस पे बहुत सारी बातें होती हैं. I won't get too much into this, but the whole idea here is we need to ensure that at the end of the day, जो input cost भी है पाकिस्तान में, वो हमने we will have to play it out. We will have to become more open to the world in many ways. देखिए, आपका कन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन पूरा एशिया आपके लिए पूरा खुला हुआ है। बट एशिया के साथ हमने क्या किया हुआ है? कोई भी हमने ना ही, चाइना के साथ हमारा एक एफटीए है, उसको भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। हमारे आसियान कंट्रीज़ के साथ कोई ऐसी ट्रेड, ऐसी बाय आसियान ब्लॉक के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कोई नहीं है, राइट? व्हिच वी शुड हैव पुश्ड फॉर साइनिंग। हमने आरसीपी की बात होती है, वी हैव नॉट इवन अप्रोच्ड एंड नॉट इवन कंसिडर्ड आरसीपी एज़ अ थिंग एट द नेशनल लेवल, राइट? एट द अपॉर्चुनिटी, वी डोंट टॉक अबाउट इट, दिस थिंग। सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स कम अप कि ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, आप ट्रेड तो करना ही है। अगर आपके जो कंट्रीज जो ट्रेड नहीं करते, वो बाद में उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी सी। वी हैव रिमेन्ड क्लोज फॉर लॉन्ग। So input costs and all that, naturally, at the end of the day, how do you reduce them? By ensuring that there's better competition, there's an enabling business environment. And with that to happen, you have to push for more openness in that sense, right? You have to make sure that Pakistan becomes a better, a more productive, I think, member of the global community in that sense. And this is what the wake up call is, I think, in this sense. अगर आप देखें Vietnam and all that, they are not facing as much as a crisis. वो तो आ भी नहीं रहा है उनका. They are not even doing any lockdown or anything right now. हाँ, They have the supply chains established in any ways. They know कि अगर मलेशिया चले, मलेशिया का हम ले लेंगे थोड़ा तेल उस टाइम पे, राइट? वो है उनके पास, इंडोनेशिया के पास ऑयल है, कुछ ना कुछ कर देंगे विद दैट आसियान ब्लॉक, स्टेप अप somehow or the other, right? In that sense. But what about the other? हम लोग दूसरे जो हमारे जो मुल्क में, यही हमारा नेचुरली क्राइसिस, बिकॉज हमने ना ही एक्सपैंड की हमारे सप्लाई चेन्स, एंड फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में यही डरे हैं कि नेचुरली हमने अब्जॉर्ब करने की हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है। अगर हमारे पास दूसरी इंडस्ट्रीज होती है तो नेचुरली हम वो दूसरी इंडस्ट्रीज पे ये फोकस करके डेवलप करके एब्जॉर्ब करते कॉस्ट, राइट? विद दैट फर्टिलाइजर में इफेक्ट आ रहा है, चले हमने कहीं वहाँ से इंपोर्ट कर दिए फॉर सम टाइम के फूड आ गया, राइट? कोई सस्ते हमने सप्लाई चेन्स हमने डेवलप कर दी इंटरनेशनली, right? So in that sense, I think there's a lot of big wake up call for a lot of countries, especially those that don't have such a vibrant political or geopolitical environment, right? In that sense, they've not created a vibrancy in their policies, foreign policies or trade policies, economic policies. Right. Well, thank you, Dr. Saab. Thank you for this great discussion. I think if just to summarize के Dr. आदिल नाखुदा ने क्या बात कही है, I think emphasis यही है कि reform process जो हो रहा है to open up the trade regime in Pakistan, इसको continue रहना चाहिए। और साथ साथ अब हमें आरसेप जैसे ट्रेड रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स की तरफ देखना चाहिए। कैरेक के ऊपर तवज्जो जैसे है गवर्नमेंट की, उसी तरीके से आरसेप की तरफ भी होनी चाहिए। इनफैक्ट दोनों की तरफ एक्चुअली तवज्जो नहीं है और दोनों की तरफ जो है ज़्यादा होनी चाहिए।
एंड आई थिंक द नेम ऑफ द गेम इज एक्चुअली प्रोडक्टिविटी, और उस अगर प्रोडक्टिविटी को हमने अभी इस वक्त प्रोटेक्ट करना है इस क्राइसिस के अंदर, तो प्रॉब्ली मूविंग अवे फ्रॉम ऑयल माइट बी द बेस्ट स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड. रिसर्च है बाय लोकल थिंक टैंक प्राइड के नाम से है, विच दे कैलकुलेटेड के जो टोटल इंपोर्टेड सोलर की कैपेसिटी जो इंपोर्ट हुई है, that has now exceeded what is the generational capacity of the rest of the grid, which means कि आपके मुल्क में सोलर अब कंज्यूमर्स के पास इतना है कि वो मुल्क की सारी एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सकते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एज सिंपल एज दैट, बट ये है ज़रूर है कि विद न्यूअर बैटरी टेक्नोलॉजीज नाउ अवेलेबल, और चाइना जो है वो साथ के मुल्क के अंदर इसके ऊपर मेजरली काम कर रहा है, एंड दे आर सम वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देयर. तो हुकूमत को ज़रूर इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि एटलीस्ट हाउस होल्ड डिमांड के को जो है शिफ्ट कर देना चाहिए या तो सोलर की तरफ, या मेजर सेक्टर्स जो जिनको ये पावर सोर्स सूट करता है उसको सोलर की तरफ लेके जाना चाहिए, विच मीन्स एक्चुअली नॉट इम्पोर्टिंग सोलर पैनल्स बट इम्पोर्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड प्लानिंग अराउंड टेक्नोलॉजीज जो इस सोलर का पावर को स्टोर कर सकते हैं एक अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके में, और हमें ऑयल से दूर लेके जा सकते हैं इन द लॉन्गर टर्म. आई थिंक विद दैट सेड we'll sign off here. अगर आपके कोई questions हो डॉक्टर आदिल ना खुदा के लिए, तो you can always leave them in the comment section. If you liked our discussion, like the video, subscribe to our channel, and until next time, I'll see you ji on Liberty Chalk. Allah Hafiz.